हेलो बच्चों। अब तक हमने ये देखा कि किस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करके हम जीडीपी निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। क्या कहना चाह रहा है? ये इंडिया में जो तीनों सेक्टर्स हैं उनके बारे में डिटेल दे रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ बना है, ये जो पहला ग्राफ आपके में बना रखा है, ये क्या दिखा रहा है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स, मतलब तीनों सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को ये दिखा रहा है। और इसको 2 सालों के बीच में कंपेयर किया है, 1977 से 78, ये एक साल हो गया, और दूसरा साल आपका हो गया 2017 से 2018। ठीक है, और हम केवल 2 साल के डेटा को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे कि हम इजीली चीज़ों को समझ पाएं, साथ में ये देख पाएं कि ये जो टोटल प्रोडक्शन है पिछले 40 सालों में किस तरह के इसमें अंतर आए हैं, ये बताने की ये कोशिश कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आपका ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में ये जो डिजिट्स हैं जो आपको लेफ्ट साइड दिए गए हैं, ये क्रोर्स में दिए हैं, मतलब करोड़ में दिए गए हैं, और उस हिसाब से ये आपका बढ़ता हुआ ग्राफ दिया है। ये रुपीस की बात कर रहा है, और ये जो 3 कलर्स हैं ये डिनोट कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को। ठीक है, अब ये जो 1977 और 78 का मतलब देखिए, आपको ये ग्राफ का साइज देख के पता चल जाएगा कि जो हमारा प्रोडक्शन था वो कितना कम था। और जब हम 2017 और 18 का ग्राफ देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि अकेले जो प्राइमरी सेक्टर है वो इतना बड़ा है कि यहाँ पर तीनों मिलाकर भी उतने में नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में हर एक सेक्टर में अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ। उसको आप ऐसे देख लीजिए कि पहले जितना टोटल था उतना अकेले 2017-18 में प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब ये प्राइमरी सेक्टर के बाद आता है आपका, ये है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और इसके नीचे वाला आपका सेक्शन हो गया टर्शियरी सेक्टर। अब ये देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि प्राइमरी एज पर कंपैरिजन टू टर्शियरी कम है, या कहें तो सबसे कम है। अब यही चीज हमें यहाँ पर समझना है कि जो प्रोडक्शन है प्राइमरी सेक्टर का वो कम है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन्स जो इन्वॉल्व हैं वो ज्यादा है। अब ये समझिए कि यहाँ पर जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, यहाँ से जो टोटल पैसा आ रहा है, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि समझने में आसानी हो, यहाँ से जो पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है और लोग यहाँ पर ज़्यादा लगे हैं। और टर्शियरी सेक्टर में जो पैसा है वो ज़्यादा आ रहा है और लोग कम लगे हैं। तो अब यहाँ क्या होगा कि मान लीजिए, अभी आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक काम एक व्यक्ति करने में सक्षम है लेकिन उसी एक काम को 5 लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा? उनकी जो आपस की इनकम है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इससे हर व्यक्ति के हाथ में बहुत कम पैसा आएगा। या फिर हम ऐसे करें कि हम काम तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसके बदले भुगतान हमें कम मिल रहा है, ये ऐसी सिचुएशन होगी। तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है, टर्शियरी सबसे ज़्यादा है। और इससे पता चल रहा है कि 77-78 से अगर कंपेयर करें तो 2017 और 18 में आपका जो ग्राफ है, जो टोटल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। इसीलिए अब यहाँ पर क्या दिया है, हमने क्या बताया था आपको कि टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा है। अब ये कह रहा है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अगर टर्शियरी सेक्टर ग्रो करता है या ग्रो कर रहा है तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा और उसका क्या इम्पोर्टेंस है टोटल प्रोडक्शन में ज़्यादा होने में। 40 सालों में
1977 से 78 के बीच और 2017-18 के बीच, मतलब इन दो को इन्होंने एक कंपैरिजन का स्केल माना है। तो अगर इन 40 सालों को आप कंपेयर कर रहे हैं जहां पर तीनों सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। अभी ग्राफ में हमने क्या देखा था कि जितना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टोटल नहीं है, मतलब जितना टोटल है उतना अकेले वहां पर प्राइमरी है 2017-18 में। तो ये यही दिया है कि यहाँ पर तीनों सेक्टर में ग्रोथ हुई है, और जो सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो कहाँ पर हुई है, वो टर्शियरी सेक्टर में हुई है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या रहा कि 2017-18 में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया क्या था, प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस किया, और प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करके सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला सेक्टर टर्शियरी सेक्टर बन गया इंडिया में। अभी यही हमने देखा था। अब सवाल ये है कि इंडिया में अगर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला सेक्टर टर्शियरी सेक्टर है तो उसका क्या रीजन है, या इतना इम्पोर्टेंट बनने के पीछे उसका कोई रीजन भी तो होना चाहिए, कोई कारण होगा ना। ऐसे तो है नहीं कि अगर भाई अगर आपके घर में मान लीजिए 2 लोग हैं, तो अगर आपके किसी भाई या बहन को या आपको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। या तो आप पढ़ने में अच्छे होंगे, या आप अपीयरेंस में अच्छे होंगे, या कोई ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से लोग आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, टर्शियरी सेक्टर क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया में, उसके अपने कुछ रीजंस हैं। ठीक है, जैसे किसी भी कंट्री में, एनी कंट्री बोल रहा है यहाँ पर, इंडिया की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री में कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है ये कि किसी भी देश में कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनकी हमको जरूरत होती है, उन सर्विसेज के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे एज अ सोसाइटी जब हम रहते हैं और हमारे साथ किसी तरह का अपराध होता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं। हम सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो हमारी मदद करने में सक्षम हो, और अगर पुलिस नहीं सुन रही तो कहाँ जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसका दंड हमें कौन देगा, हमें कोर्ट देगा। ये कोर्ट की व्यवस्था क्यों है, ताकि सोसाइटी में एक तरह की शांति और सामंजस्य बना रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। कैसे, अब मान लीजिए कोई आदमी रोड में मनमाने तरीके से गाड़ी चला रहा है, कल को कोई कहे मेरा पैसा है, मैंने गाड़ी खरीदी है, मैं अपने ढंग से चलाऊंगा। इसीलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। रेड लाइट पे रुकना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, किस डायरेक्शन का दरवाजा खोलना है, हमेशा लेफ्ट साइड से डोर ओपन करके जाएं, राइट साइड से ना ओपन करें। ऐसा क्यों है, क्योंकि लेन के हिसाब से है। तो ये जो सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, डिसिप्लिन्स हैं, क्यों बनाए गए हैं, जिससे सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे। अगर ऐसी स्थिति नहीं होगी तो लोग एक दूसरे के साथ गलत करने पर उतर आएंगे। इसके अलावा जब भी आप बीमार होंगे हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, बिना हेल्थ फैसिलिटीज के आपका जीवन नहीं चल सकता। तो आपको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है कि अगर आपका डैमेज हो गया तो आप क्लेम कहाँ करेंगे। अगर आपके घर के आसपास गंदगी है तो कौन साफ करेगा, नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अगर सोचिए क्या हो कि अगर पानी फ्लो होना अपने आप बंद हो जाए, जो आपकी नाली है अगर वो चोक हो जाए या किसी वजह से पानी का फ्लो ना हो और उसे ठीक ना किया जाए तो क्या होगा। आपके घर तक पानी आ रहा है प्रॉपर तो उसके लिए भी सरकारी संस्था काम कर रही है। आपके घर से वेस्ट मटेरियल जा रहा है तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग के लिए सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, सोसाइटी पूरा एक सिस्टम है, वो एक दूसरे से मिलने के साथ ही काम करता है। और जब ऐसी सिचुएशन हो तो कहीं पर भी
अलग अलग सिचुएशन से निपटने के लिए अलग अलग तरह की संस्थाएं होती हैं। तो इसीलिए किसी भी कंट्री के लिए ये कुछ ऐसी क्या है, सर्विसेज हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो हर हाल में हमको रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विस क्यों, कि इतनी तो सर्विस इतनी एटलीस्ट होनी ही चाहिए जिससे एक ह्यूमन अपनी लाइफ को ऑप्टिमम वे में, बेस्ट वे में डील कर पाए। ठीक है, साथ ही जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। और जो धीरे धीरे डेवलप्ड नेशन हो जाते हैं वहां ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, आपकी प्राइवेट कंपनीज लेती हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती। उसका रीजन क्या है, मान लीजिए पुलिस है, अगर पुलिस किसी प्राइवेट कंपनी की हो जाएगी तो फिर वो व्यक्ति पुलिस से वही करवाने लगेगा जो वो चाहता है। अगर वो क्राइम भी करेगा तो वो क्राइम फिर वो रिपोर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे में क्या कहा जाता है, ऐसे में सिंपल लैंग्वेज में ही बात कही जाती है कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हमेशा गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, उसे हम प्राइवेट को नहीं दे सकते। मान लीजिए अगर रेलवेज को प्राइवेट को पूरी तरह दे दिया जाए तो क्या होगा, जितनी भी स्लीपर और जनरल है उनको हटा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने मुनाफे के लिए काम करेगी, वो आपके मुनाफे के लिए या समाज के हित के लिए या देश के हित के लिए नहीं काम करती है। तो ऐसे में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपना फायदा देखेंगी, वो ऐसी बोगीज लगाएंगी या ऐसी ट्रेनों को ज़्यादा चलाएंगी जिससे उन्हें फायदा हो। मान लीजिए कि अगर ऐसा कर दिया जाए देश में, इसीलिए हर ट्रेन में हर तरह की बोगी मिलती है। ऐसा क्यों है, उसका यही एक रीज़न है कि आगे आपको एसी वाले को, प्रीमियम को भी लेके जाना है और बेसिक को भी लेके जाना है। और ऐसा भी देखने को मिलता है अगर आप दोनों को सेग्रीगेट कर देंगे, अलग कर देंगे, मान लीजिए फिर तो ये ऐसा हो जाएगा कि अमीरों की ट्रेन अलग, गरीबों की ट्रेन अलग। हालांकि कुछ हद तक ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें सिर्फ 3A है या जिनमें सिर्फ ऐसे कोचेस हैं जो प्रीमियम है। तो फिर होने ये लगेगा कि गरीबों की ट्रेन को रोक दीजिए जिसमें जनरल स्लीपर लगा है और अमीरों की ट्रेन को पास दीजिए। अमीरों की ट्रेन समय पे पहुंचेगी क्योंकि उनके समय की कीमत है, और गरीबों की ट्रेन को रोक दिया जाएगा क्योंकि उनके समय की कोई कीमत नहीं, या शायद उनके जीवन की ही कीमत नहीं। तो ये समझने वाली कुछ बातें हैं। इसीलिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली गवर्नमेंट के पास ही होती है। साथ ही जब भी आप बात करेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की, तो ये जो डेवलपमेंट है इसके साथ ही कुछ एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती हैं। जब भी कभी डेवलपमेंट होगा वो एक अकेले पीस की तरह डेवलपमेंट नहीं होगा, उस एक डेवलपमेंट की वजह से उसके आसपास भी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाएंगी। तो ठीक इसी तरह अगर आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर कहीं पर डेवलप हो रहा है तो एग्रीकल्चर के डेवलप होने के साथ ही और चीजें भी डेवलप होंगी। क्या डेवलप होंगी, जैसे आपका हो गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि जिस भी जगह आप फसल उगाएंगे तो उस फसल को मार्केट तक लेकर के जाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसपोर्ट की। भाई आपने सारा फसल, मान लीजिए गन्ना आपके खेतों में हुआ, अब उस गन्ने को कई क्विंटल गन्ना आपको मार्केट तक लेकर के जाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ट्रेड, ऑब्वियस सी बात है कि जहां भी आप हैं तो कई तरह की मशीनरीज और इक्विपमेंट की जरूरत होगी, इनपुट आउटपुट सोर्सेस की जरूरत होगी। तो एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना सामान है। अब मान लीजिए अगर गांव में किसी भी एक पर्टिकुलर तरह की मशीन की ज़रूरत है या सबमर्सिबल की या पंप की, तो उससे रिलेटेड दुकानें अपने आप खुलेंगी। और कोई भी एक चीज़ जब किसी एक जगह तक जाती है, ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा चेन लिंक में होती है। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, आप अपने घर से निकले तो वो एक शैम्पू का पैकेट लेने निकले, छोटा सा पाउच,
आपने वो एक शैम्पू का पैकेट लिया तो अब सोचिए कि दुकान वाले के पास वो कहाँ से आया होगा। दुकान वाले को कोई डिस्ट्रीब्यूटर देके गया होगा। अब उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास कैसे आया? उस डिस्ट्रीब्यूटर ने भी कंपनी की जहां से मेन जगह से बन रहा है वहां से अप्रोच करके कोई व्यक्ति इसे यहाँ तक लाया होगा। तो फिर अब देखिए जहां बन रहा है वो कहाँ है, तो अब पता चला वो कंपनी में बन रहा है। वो कंपनी कहीं दूर है, कहीं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कहीं भी एक स्पेशियस जगह में। फिर आप उस कंपनी पहुंचे। अब कंपनी में आपने पूछा कि हाँ यहाँ बन रहा है, तो अब जहाँ कंपनी में शैम्पू बन रहा है तो पता चला उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। तो फिर आपने पता किया वो कौन से जंगल से आ रहा है। फिर आप उस जंगल गए। अब जंगल में जाके क्या पता चला कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो पेड़ को, पत्ती को, जड़ को, पौधों को अलग अलग ढंग से सेग्रीगेट करके भेजते हैं। तो फिर आप पता करेंगे कि वहाँ के लोगों से, भाई अब जंगल पहुँच गए तो फिर आपको पता चलेगा जंगल से उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके गाड़ी में रखकर भेजा जाता है। ठीक है। अब उसके भी और आगे आ गए कि ठीक है जंगल भी पहुंच गए, तो फिर आपने पता किया कि अच्छा इसको किस प्रोसेस से इस पौधे को उगाया जाता है। तो उस पौधे को उगने में 1 साल लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो आपको कहानी मैंने सुनाई, ये इसलिए सुनाई कि हर एक चीज पीछे से जुड़ती चली जाती है। जब भी आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी कभी भी एक सिंगल एंटिटी की तरह काम नहीं करती। आप एक चीज को जब भी बनाते हैं तो उसके आसपास कई और छोटी 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 इंडस्ट्रीज डेवलप होती चली जाती हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट सिंगल नहीं होता, उसके पीछे पूरी एक प्रोडक्शन की चेन होती है। अभी सिंपल सा एग्जांपल दिया कि अगर आप एक शैम्पू ही सोचने लगेंगे जो आप लाए थे, इसी तरह सोचिए कि एक दुकान में 100 आइटम है। 100 आइटम क्यों, अगर आप एक छोटी परचून की दुकान में भी जा रहे हैं कम से कम 1000 आइटम है वहाँ पे। अब उस 1000 आइटम के बारे में अगर आप सोचेंगे, या डे टू डे लाइफ में जितने भी प्रोडक्ट्स आप सुबह उठने से लेके यूटिलाइज कर रहे हैं, वो आपका मंजन हो गया, वो आपका ब्रश हो गया, वो आपकी टंग क्लीनर हो गई, जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू करिए। फिर आपको पता चलेगा कि उसके पीछे 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 कितनी लंबी चेन है। और ये इकोनॉमी ऐसे ही काम करती है, सर्कुलर वे में। साथ में स्टोरेज। जब भी आप कुछ भी, मान लीजिए आलू ही लेकर के जाया जाता है चिप्स की फैक्ट्री तक, तो लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए फ्रीजर या डीप फ्रीजर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि ऐसे ट्रक आते हैं जिन ट्रक में अंदर कूलिंग की फैसिलिटी होती है। अब आप कहेंगे ऐसे ट्रक की क्या ज़रूरत? मान लीजिए आपने खेत से कोई चीज़ लिया, आपको ये तो पता ही है कि हर फल हो, फूल हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी जो आपका एडिबल आइटम से कुछ समय बाद वो अल्टीमेटली डिकम्पोज होने लगता है। तो जो उसका डिकम्पोजिशन है, जो उसकी एजिंग है, उस प्रोसेस को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, उसे फ्रीजिंग में डालते हैं, उसको फ्रीजर में डालते हैं। तो पता चला खेतों से कोई चीज़ निकली तो आपने डीप फ्रीजर में, ट्रक में डाल दिया। अब वो ट्रक से जहाँ पहुँचेगा वहाँ पहले से ही आपका क्या है, कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। तो आगे का प्रोसेस इस तरह होगा। तो हमेशा इसीलिए जब भी होगा ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ये सब एक के बाद एक डेवलप होना शुरू होंगे। अब स्टोरेज ऐसा तो है नहीं, ट्रक की भी अपनी कैपेबिलिटी है कि आप पता चला यहाँ से लेके 2000 किलोमीटर सीधे लेके चले गए, तो आपको कहीं बीच में स्टोरेज बनाना पड़ेगा, तो वहां जाके आप अपना काम करेंगे। साथ ही जितना ज्यादा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहा जाता है कि इनमें आपस में इंटरडिपेंडेंस है। जितना ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर अपने आप में डेवलप होता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सर्विसेज की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। पहले भी मैंने कहा था, जैसे आप ई कॉमर्स कंपनी से एक छोटा सा प्रोडक्ट भी खरीदते हैं तो अब आजकल या तो आप उसको लेकर के वारंटी में होने की वजह से सर्विस सेंटर जाते हैं, या कोई व्यक्ति आपके पास आकर के उसको ठीक करके जाता है। अगर आप टीवी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, अपने ईयरपॉड्स खरीद रहे हैं, है ना, आप अपना क्या कहते हैं वो हेडफोन खरीद रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप खरीद, कुछ भी खरीदिए, हर चीज़ के पीछे अब सर्विस आती है। तो जो सर्विस क्यों आ रही है, मतलब मोबाइल से लेकर हर एक चीज़ जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसे देख लीजिए। तो जब भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा, उसके साथ अपने आप अल्टीमेटली टर्शियरी सेक्टर भी डेवलप होगा। मतलब कि सर्विसेज की जो डिमांड है
वो अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, साथ ही जैसे ही, तीसरा बता रहा है, जैसे ही आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी, लोग सर्टेन लेवल पर चीजों को डिमांड करने लगते हैं और सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। भाई आप एक जगह पे रह रहे हैं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग जगह काम करेंगे। उसमें होता ये है कि मान लीजिए आपके पास जो पैसा है अगर वो लिमिटेड है तो आप उन्हीं चीजों में खर्च करते हैं जिसमें आपको, जो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब पैसा सरप्लस में होता है, आपके पास बचत है, थोड़ा पैसा बच रहा है, तो आप अदर सर्विसेज को ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ऐसी जगह हैं जो अभी मतलब पूरी तरह शहर नहीं है, मतलब अगर आप स्मार्ट सिटीज में नहीं है और आप देख रहे हैं कि कहीं भी, यहाँ तक कि अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी, रूरल हो या अर्बन हो, आज से 10 साल पहले ठेलों की संख्या इतनी नहीं थी। अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि क्या पहले भी इसी तरह थी चीजें या नहीं थी, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। अब आजकल ठेले जो हैं उनकी संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि लोग घर से बाहर जाकर स्ट्रीट फूड खाना पसंद कर रहे हैं। और अब ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू कनेक्टिविटी विथ फोन्स एंड डिफरेंट रीजनल मीडियम्स, अब जैसे बड़ा पाव, वो जो आता है ना बड़ा पाव, वो आप देखेंगे वो फेमस डिश थी या रेगुलर यूटिलाइज होती थी बम्बई में, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, हर जगह आपको देखने को मिलेगा 10-10 रुपए का वो मिल रहा है। चाउमीन है आपका स्ट्रीट फूड में, चाहे आप ले लीजिए इडली डोसा है या कुछ भी है या मोमोज है, पहले एक स्पेसिफिक प्लेस में थी, अब हर जगह देखने को मिलती है। ये क्या है? ये सर्विस का एग्जाम्पल है। तो जब भी इनकम लेवल बढ़ेगी तो अपने आप जो सेक्शंस हैं कि चलो शाम को चलते हैं कॉफी पी लेंगे, अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि चलो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाएगा, शाम को चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो आपकी जो सर्विसिंग है वो बढ़ जाएगी। सर्विसेज में मान लीजिए ईटिंग आउट, बाहर खाना खाना, टूरिज्म, आपके पास पैसा है तो आप कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, प्लेसेस विजिट करेंगे अपने को ठीक रखने के लिए, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जब आपको लगेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा लंबी लाइन लगानी पड़ रही है तो इससे अच्छा है कि मेरे पास पैसा है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपने काम कर लूँ। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आपके पास समय बच रहा है, आप ताइक्वांडो, जूडो, डांसिंग क्लासेस या कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल राइज होगी ये एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। साथ ही ये जो वही लिखा है, यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज, सिटीज में धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हो रही हैं। सर्विस सेक्टर इसी को बोलते हैं। जैसे पहले कोई कहे कि डांस सीखना क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डांस क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, ये सब ओपन हो रही हैं। योगा क्लासेस क्यों हो रही हैं? कि आप आइए हम आपको सिखाएंगे, और ये क्या है, ये सर्विसेज में सब आएगा। चौथा एग्जाम्पल, साथ में कई नई सर्विसेज आई हैं जो टोटली बेस्ड हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, साथ में हम इसमें दिया है कि चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कि इन सर्विस कौन सी ऐसी नई सर्विस हैं और उसके क्या रीजन हैं। मैं यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ, बाकी चैप्टर 4 में अगर दिया है तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है साइबर क्राइम, ठीक है, और पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अब आप अपना काम जूम कॉल पे भी कर सकते हैं, आपने किसी को कॉल किया और आप वहाँ से कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि अगर एक डॉक्टर मान लीजिए यहाँ पर ऑपरेशन कर रहा है और वो किसी तरह की क्रिटिकल सिचुएशन को फेस कर रहा है, अब उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आने के लिए उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उसने एक यूएस में रहने वाले डॉक्टर से कांटेक्ट किया और यूएस में रहने वाला डॉक्टर वहां से आपको लाइव बता रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कैसे रखना है। और आगे चले जाएंगे तो रोबोटिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट है कि कोई व्यक्ति विदेश में बैठे बैठे यहाँ पर मान लीजिए मुंबई, दिल्ली, किसी भी जगह पर हॉस्पिटल में एक रोबोट है जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, अमेरिका में बैठा एक डॉक्टर,
और वो अपने कंट्रोल पैनल से कंट्रोल करते हुए पूरी सर्जरी को परफॉर्म कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कमाल। साथ ही ये ध्यान देना होगा कि सर्विस सेक्टर की ही अगर आप बात करेंगे तो सारे सेक्टर्स उतनी तेजी से ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है। साथ में जब सर्विस सेक्टर की बात आएगी तो ये अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सर्विस सेक्टर में किसी एक तरह की सर्विस नहीं होगी। जब अलग अलग तरह की सर्विस होगी तो अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। साथ ही एक जो समझने वाली बात है, मतलब गौर से समझिएगा, वो कह रहा है कि limited number of services that employ highly skilled and educated workers, मतलब बहुत ही लिमिटेड सर्विसेज ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छे लोगों को हायर करने के लिए केपेबल हैं, और साथ में बहुत से बड़ी मात्रा में ऐसे वर्कर्स हैं जो छोटी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। मतलब जो बड़े स्किल्स वाले काम हैं, जो बड़ी सर्विसेज हैं, उनमें बहुत छोटी मात्रा इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो छोटी सर्विसेज में इन्वॉल्व है। छोटी सर्विसेज में क्या है? आपका हो गया शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स एटसेट्रा। जैसे आजकल एक नई जॉब क्या चल गई है, जब से ई कॉमर्स कंपनीज आई है, डिलीवरी बॉय। मतलब इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, काम बड़ा नहीं है, ठीक है, काम की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस छोटे से काम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इससे लेकिन जो बेनिफिट है वो एज सच नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल तो हाई है यहाँ पर, लेकिन जो सर्विस है वो बहुत छोटी है। जैसे शॉपकीपर्स, धीरे धीरे आप देखेंगे किसी लोकेलिटी में पहले एक या दो दुकान थी, अब क्योंकि इनकम का कोई सोर्स नहीं है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो अब एक ही मोहल्ले में 4-5 दुकानें आपको दिख जाएंगी। अब अगर 4-5 दुकानें हैं तो आप उससे अपना जीवन यापन कैसे कर सकेंगे ये देखना पड़ेगा। और साथ में जब 4-5 दुकानें हैं तो आपस में उनमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा। कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा तो इनकम अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जो उनके सर्विसेज प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो मुश्किल से अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर पाते हैं। अभी मैंने वही कहा कि अगर सर्विस के नाम पे आपने ई कॉमर्स, जो बेसिक फायदा है वो तो ई कॉमर्स कंपनी ले गई, अब वो कंपनी अपना फायदा लेके चली गई, जो ओनर है, जो फाउंडर है, वो अमीर हो गया, लेकिन उसने टोकन सिस्टम में क्या कर दिया कि उसने चीप लेबर के थ्रू प्रोवाइड कर दिया। चीप लेबर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, और जब बहुत सारे लोग होंगे तो क्या स्थिति होगी? ऑब्वियस सी बात है कि जब बहुत सारे लोग होंगे तो काम को इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। अगर एक पर्सन को एक काम 10,000 में दिया जा रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं 15 ही लूंगा, 15 से कम नहीं करूंगा, तो तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे 12 दे दीजिए, मैं 12 में कर दूंगा। चौथा वाला आया, उसने कहा कोई नहीं, मुझे 8,000 ही दे दीजिए, मैं कर दूंगा। पांचवे वाले ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मैं 7 में ही मैं कर दूंगा। तो अब जो पहला वाला जो 10 में राजी हुआ था, उसके सामने एक कंप्यूटर खड़ा हो गया जिसने कहा कि मैं 7,000 में ही काम कर दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओनर है वो 7,000 वाले को हायर कर लेगा। तो ये सिचुएशन इंडिया में है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जब भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो कंपनीज को एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलेगा, और अनस्किल्ड लेबर है, इसीलिए ये लोग मुश्किल से अपने जीवन यापन भर के लिए कमाई कर पाने में सक्षम होते हैं। अब सवाल ये उठता है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, कहाँ पर वो काम कर रहे हैं, उनका रोजगार क्या है, उनका पेशा क्या है। तो यहाँ पर शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट की बात किया इसने। किसकी बात ये कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट का आपको शेयर दिखा रहा है। ग्राफ को देखने से पता चल रहा है
कि जो 1977 और 78 में एम्प्लॉयमेंट की बात है, ध्यान दीजिएगा, जो पहले हमने चार्ट देखा था वो प्रोडक्शन की बात कर रहा था, इसीलिए वहां पर जो 1977 और 78 का ग्राफ था वो छोटा था। यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर कहा गया था कि टोटल प्रोडक्शन कितना है, और यहाँ पर बता रहा है कि कितने लोग लगे हैं कि जिसके बाद इतना प्रोडक्शन हो पा रहा है। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ लगे थे? प्राइमरी सेक्टर में। यहाँ पर 71% लोग 97-78 में कहाँ एम्प्लॉयड थे? प्राइमरी सेक्टर में। और वही 2017-18 में क्या हो गया? 44% हो गया। अब क्या ये एम्प्लॉयमेंट रेट घटा है? नहीं, यहाँ से दूसरे सेक्टर में लोग शिफ्ट हो गए हैं, और जो 44% है ये भी ज़्यादा है, यहाँ से और लोगों को शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो 71% प्राइमरी था, 11% सेकेंडरी था, 18% आपका टर्शियरी था। अगेन यहाँ पे 44% प्राइमरी है, 25% सेकेंडरी है और 31% टर्शियरी है। ये तीनों आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं। अगेन ये जो सिमिलर शिफ्ट है, why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? उसका रीजन क्या है कि उतनी जॉब्स सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में क्रिएट हुई ही नहीं। आप शिफ्ट तो तब करोगे जब आपको आगे रास्ता दिखेगा। तो इसके आगे जो ये टॉपिक है ये एम्प्लॉयमेंट पे पूरा डिस्कशन कर रहा है। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो किस पे कर रहा था? वो ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्शन की बात कर रहा था, वो एक तरह से टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू की बात कर रहा था, जीडीपी की बात कर रहा था। अब हम ये देख रहे हैं कि उस जीडीपी के लिए कितनी परसेंट एम्प्लॉयमेंट रेट या कितना श्रम हमारा वहां पर जा रहा है। हमारे यहाँ आधे से ज्यादा वर्कर कहाँ पर काम कर रहे हैं? उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। कहाँ पर? मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीवीए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि जो प्राइमरी सेक्टर है वहां पर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी इंगेज है, और जो प्रोडक्शन है वो कम है, 1/6 बोल रहा है, जबकि बाकी का जो प्रोडक्शन है वो टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर से आता है। जहां पर मतलब ऐसे समझिए कि सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं बिना उलझे हुए, कि प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा लगे हुए हैं लेकिन प्रोडक्शन कम है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लोग कम है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा है, और यहाँ तक कि जो ज्यादा प्रोडक्शन है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से आ रहा है, लेकिन वहां पे जो लोग लगे हैं, जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो कम हैं। इसीलिए कहा है कि अगर इसका फिर मतलब क्या है, ठीक है आपने कहा कि प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा हैं लेकिन प्रोडक्शन कम है, ठीक। अब इस बात का फिर मतलब क्या है कि अगर आप कह रहे हैं देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी, तो अगर आप कुछ लोगों को सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्रोडक्शन है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। एक ऐसी बात है कि मान लीजिए कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप एक बेंच उठा के ले जा रहे हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में, और 4 बच्चों ने पकड़ रखा है, ठीक है, चारों कोनों पे एक बेंच को पकड़ के रखा है, आप उसे
अपने 10th ए से निकाल के 10th बी वाली क्लास में लेकर के जा रहे हैं। चारों तरफ से बच्चों ने उसको घेर कर पकड़ कर रखा है। अब जब सबने उठा रखा है तो उसी में दो लोग आ जाते हैं बीच से हाथ लगाने के लिए। भाई आपने अगर किसी टेबल के चारों कॉर्नर को पकड़ लिया तो फिर उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपने सारे वेट को तो अपलिफ्ट कर दिया। अब कुछ लोग आ जाते हैं बीच में हाथ लगाने के लिए, और वो खाली ऐसे दिखावा करते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास तक चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि टीचर की नज़रों से बच जाएं और थोड़ा समय पढ़ाई उन्हें ना करना पड़े। तो वो जो दो लोग बीच में आते हैं ना, बस उसी को हम कहते हैं क्या, अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड क्यों कहते हैं कि वो बेंच चार लोगों ने पकड़ा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दो लोगों ने जबरदस्ती उसमें केवल हाथ लगाया और एक क्लास से दूसरी क्लास तक लेकर के गए। तो बस यही हालात क्या है एग्रीकल्चर की भी है कि काम तो चार लोगों से चल रहा है, दो लोग उसमें बिना मतलब इंगेज हैं। तो इसीलिए अगर उन दो लोगों को हटा भी दिया जाए तो उस बेंच को उठाने में क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं। तो ठीक उसी तरह एग्रीकल्चर में उन दो लोगों को हटा भी दिया जाए तो जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अब यहाँ पर कहानी के माध्यम से आगे समझाया गया है। तो जो अगली क्लास है वो हमारी पूरी की पूरी किस पे होने वाली है, एम्प्लॉयमेंट पे होने वाली है। साथ में ही अगली क्लास में हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट को किस सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, साथ ही इनमें किस तरह का डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल रहा है, किस सेक्टर में या फील्ड में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साथ ही एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।